तो आज हम पढ़ते हैं संक्षारण। टॉपिक है हमारा संक्षारण। संक्षारण के बारे में मैंने इस जो पहला चैप्टर है, ठीक है, उसमें भी आप लोगों को पढ़ाया था। इससे पिछले जो चैप्टर थे उनमें मैंने कहीं आप लोगों को संक्षारण टॉपिक पढ़ाया था, लेकिन मैंने संक्षारण टॉपिक के बारे में सिर्फ आप लोगों को बताया था कि संक्षारण की प्रक्रिया क्या होती है, उसके उदाहरण क्या होते हैं, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो अब हम बात करते हैं संक्षारण की। संक्षारण क्या होता है दोबारा समझाते हैं हम। तो संक्षारण एक प्रक्रिया होती है जब कोई भी धातु नमी, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो वो धीरे धीरे नष्ट होनी शुरू हो जाती है। मतलब वो धीरे धीरे अपनी जो शुद्ध अवस्था से, ठीक है, वो अपनी समाप्ति की ओर शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। यानी कि जब कोई धातु नमी, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो वो धीरे धीरे नष्ट होनी शुरू हो जाती है, यानी कि खराब होनी शुरू हो जाती है, और उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं? संक्षारण। ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन में ये लिखा हुआ, यहाँ देखो संक्षारण में देखो जिसकी डेफिनेशन लिखी हुई, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भाई? संक्षारण। संक्षारित होने का मतलब है वो धीरे धीरे नष्ट होती चली जाती है, यानी कि खराब होती चली जाती है, और उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? संक्षारण। क्या बोलते हैं? संक्षारण। जैसे इसके कुछ उदाहरण है संक्षारण के। उदाहरण देखो क्या होते हैं? लोहे पर जंग लगना। ठीक है, जो लोहे की वस्तुएं हैं, लोहे की वस्तुएं जब नमी, आर्द्रता, ठीक है, या फिर अम्ल के संपर्क में आती है तो वो धीरे धीरे क्या होती है? खराब होने शुरू हो जाती है, यानी कि उस पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है जिसे हम बोलते हैं जंग। क्या बोलते हैं? जंग। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है देखो, लोहे पर जंग लगना। उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है भूरे रंग की। ठीक है, तो वो होता है संक्षारण की प्रक्रिया के थ्रू। किसके थ्रू होता है वो? संक्षारण की प्रक्रिया के थ्रू। ठीक है, तो पहला उदाहरण होगा इसका लोहे पर जंग लगना। ठीक है, फिर दूसरा उदाहरण है इसका चांदी पर काली परत चढ़ना। जो चांदी होती है, चांदी भी धीरे धीरे क्या होते हैं? देखो स्टार्टिंग में जैसे हमने कोई नई चांदी की वस्तु हम खरीद कर ले गए तो उसके अंदर बहुत ही अच्छी चमक होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वायु, नमी आदि के संपर्क में आती है, ठीक है, चांदी, तो वो धीरे धीरे काली पड़ जाती है। काली पड़ने का मतलब है उसके ऊपर काले रंग की एक परत चढ़ जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वहां पर एक संक्षारण की प्रक्रिया हुई, यानी कि वो संक्षारित होगी, खराब होगी वो। ठीक है, तो वो भी किसका उदाहरण हो गया? संक्षारण का। किसका उदाहरण हो गया? संक्षारण का। ठीक है, चांदी पर काली परत चढ़ना। ठीक है, ये भी किसका उदाहरण हो गया? संक्षारण का। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा उदाहरण है इसका तांबे पर हरी परत चढ़ना। ठीक है, जो तांबे की वस्तुएं हैं या फिर तांबे के जो तार होते हैं, अगर वे खुले वातावरण में रखे हुए हैं, ठीक है, तो वे धीरे धीरे वायु, नमी, अम्ल इनके संपर्क में अगर आती है तो उनके ऊपर क्या? हरे रंग की एक परत चढ़ जाती है। उस हरे रंग की परत चढ़ने का कारण क्या होता है? कि वहां पर संक्षारण की प्रक्रिया हुई। कौन सी प्रक्रिया हुई? संक्षारण की। ठीक है, तो तांबे पर हरी परत चढ़ना भी क्या है? एक संक्षारण का उदाहरण। ठीक है, फिर इसमें देखो यहाँ जंग का जो सूत्र है उसके बारे में बता रखा कि जब लोहे पर जंग लगता है, ठीक है, तो वो किस प्रकार से, कौन सी उसमें अभिक्रिया होती है और किस तरीके से वो बनता है। देखो जरा ध्यान से यहाँ पर लोहे पर जंग का सूत्र, मतलब लोहे के साथ में जब वायु क्रिया करेगी या नमी क्रिया करेगी तो उसके बाद जंग किस प्रकार से बनता है और उसका सूत्र क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो यहाँ पर यह है लोहा Fe, जिसे बोलते हैं आयरन। क्या बोलते हैं? आयरन। ठीक है, आयरन के 4 अणु, ठीक है, ऑक्सीजन के 3 अणुओं के साथ, ये क्या है? O2 का मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के 3 अणुओं के साथ तथा जल के X अणु, X का मतलब होता है यहाँ पर बहुत सारे अणु हो सकते हैं, 1 2 3 4, मतलब इनकी कोई संख्या लिमिट नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया H2O के, यहाँ पर X अणु लिखे हुए। क्या लिखे हुए? X। ठीक है, यानी कि ये नमी होती है, नमी आसपास की जो नमी होती है, नमी को यहाँ पर नमी जल के रूप में ही तो होती है ये। मतलब तुमने देखा होगा जब घरों में बरसात होती है तो घरों के अंदर, ठीक है, एक सिलन से आ जाती है, मतलब पानी टपकना शुरू हो जाता है हल्का हल्का। ठीक है, मतलब घर में इस तरीके से होता है, हल्का गिल्ला गिल्ला सा रहता, तो वो गिल्ला गिल्ला रहने का मतलब होता है वहां पर नमी आ गई। क्या आ गई? नमी। और नमी किसके रूप में होती है? जल के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर आयरन के 4 अणु, ठीक है, ऑक्सीजन के 3 अणु और
नमी के या जल के यहाँ पर X अणु लिए गए, इन्होंने आपस में क्रिया करी, क्रिया करने के पश्चात इन्होंने क्या बनाया, यहाँ पर जंग बनाया। क्या बनाया? जंग। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 इंटू XH2O। क्या होता है इसका फॉर्मूला? Fe2, बोलो, Fe2O3 इंटू XH2O। ठीक है, अगर आप लोगों से जंग का फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो बता दोगे? इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 इंटू XH2O। ये X लिखा हुआ, कभी आप लोगों से कुछ और समझ लो, यहाँ पे X लिखा हुआ है। ठीक है, Fe2O3 इंटू XH2। एक नंबर में जंग का फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है कि जंग का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या फॉर्मूला होगा इसका? Fe2O3 इंटू XH2O। ठीक है, ये होता है जंग का फॉर्मूला। अब इसके बाद जैसे संक्षारण की प्रक्रिया होगी, ठीक है, तो संक्षारण की प्रक्रिया को होने से रोकने के लिए कुछ सुरक्षा विधियां होती है। ठीक है, कुछ बचाव के उपाय होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा संक्षारण से सुरक्षा या बचाव। ठीक है, संक्षारण की प्रक्रिया को होने से रोकने के लिए कुछ बचाव विधियां होती है, कुछ उपाय होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं जरा ध्यान से। जैसे हम कोई वस्तु खरीद कर लेकर आए, अब हम ऐसा तो नहीं सोचेंगे कि हमें उससे नुकसान हो, फायदा ही सोचेंगे। ठीक है, मान लो हमने घर मकान हम बना रहे, तो उनके खिड़की दरवाजे लोहे के बने हुए होते हैं। अब भाई में जो खिड़की दरवाजे है, ऐसा तो है नहीं कि कुछ समय तक ही चाहिए होते हैं, परमानेंट के लिए हम घर बना रहे हैं, तो उन्हें सुरक्षित रखना होता। तो सुरक्षित रखने के लिए उन जो वस्तुएं जो लोहे की बनी हुई है, ठीक है, खिड़की दरवाजे जो बने हुए, उन्हें बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उनके ऊपर पेंट करते हैं। क्या करते हैं? पेंट, जिससे कि जो लोहा है वो सुरक्षित रहता, उस पर जंग नहीं लगता आसानी से। ठीक है, तो लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उन पर कुछ हमने उपाय विधियां अपना रखी है, तो उन्हीं के बारे में बात करते हैं। संक्षारण से सुरक्षा या बचाव, पहला जो उपाय है या सुरक्षा है, ठीक है, वो क्या होती है? पेंट करके। ठीक है, लोहे की वस्तु हो या किसी अन्य धातु की वस्तु हो, ठीक है, उन पर हम अगर पेंट कर दे रहे, तो पेंट करने के पश्चात संक्षारण की प्रक्रिया ना के बराबर होगी वहां पर। ठीक है, तो पेंट करके बचाया जा सकता है, पहला उपाय तो ये होगा। फिर दूसरा है तेल या ग्रीस लगाकर, तेल या ग्रीस लगाकर। ठीक है, तो कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनमें हम तेल या ग्रीस लगाकर उन्हें क्या करते हैं? सुरक्षित रखते हैं। ठीक, मतलब बचा सकते हैं। अब हम सारी वस्तुओं को तो तेल या ग्रीस लगा नहीं सकते। तेल या ग्रीस का उपयोग कहाँ होता है? जैसे हमारी मोटरसाइकिल होगी, ठीक है, बच्चों वाली साइकिल होगी, उनकी जो चैन होती है, चैन किसकी बनी हुई होती है? लोहे की। ठीक है, उस पर जंग लगने से, या टायर जो होते हैं उसके जो रिम होते हैं वे किसके बने होते हैं? लोहे के। ठीक है, तो उन्हें सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उनमें तेल या ग्रीस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता? तेल या ग्रीस। अगर हम तेल या ग्रीस नहीं लगा रहे तो कुछ समय के बाद वो संक्षारित होकर खराब हो जाती है वस्तुएं। ठीक है, तो उन्हें बचाने के लिए क्या करते हैं हम? तेल या ग्रीस लगाकर उनकी हम सुरक्षा करते हैं। किससे? संक्षारण से, ताकि वहां संक्षारण की प्रक्रिया ना हो। अगर संक्षारण की प्रक्रिया होगी तो वस्तु क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, फिर वो हमारे काम के रहने की नहीं। तो क्या हो, दूसरा उपाय क्या है? तेल या ग्रीस लगाकर। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर यशद लेपन करके, यशद लेपन करके। ठीक है, तीसरी जो संक्षारण की बचाव की विधि है या उपाय है, वो क्या है? यशद लेपन करके। यशद लेपन का मतलब होता है जब हम कोई भी लोहे की धातु खरीद कर लेके आ रहे, अगर उसके ऊपर हमने जिंक की परत चढ़ा दी, ठीक है, लोहे की वस्तुओं के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया होती है यशद लेपन। क्या होती है? यशद लेपन। यशद लेपन अलग से पूछ लिया जाता है, यशद लेपन क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को अगली क्लास में बताऊंगा, मतलब कल की क्लास में बताऊंगा, आज की क्लास में बताऊंगा, मतलब आगे देखो। ठीक है, यशद लेपन देखो यहाँ पर क्या होगा, यशद लेपन करके, मतलब यशद लेपन करने का मतलब क्या होता है? जो लोहे की वस्तुएं हैं उन पर अगर हमने जिंक की एक परत चढ़ा दी, ठीक है, तो जिंक की परत चढ़ाने के पश्चात जो वस्तु प्राप्त होगी वो एक सुरक्षित वस्तु प्राप्त होगी, उस पर जंग आसानी से नहीं लगने का। ठीक है, तो तीसरी जो बचाव विधि है वो क्या है? यशद लेपन करके। देखो इसके ब्रैकेट में लिख रखा मैंने, लोहे की वस्तुओं पर जिंक की परत चढ़ाकर। किसकी परत चढ़ाकर? जिंक की। जिंक का दूसरा नाम होता है जस्ता। क्या होता है? जस्ता भी लिखा हुआ होता है, उसका भी ध्यान रखना। ठीक है,
तो लोहे की वस्तुओं पर जिंक की परत चढ़ाकर, ठीक है, ये होगी इसकी बचाव विधि। अब इसके बाद एक और विधि होती है जिससे हम बचा सकते हैं, ठीक है, किसी वस्तु को, एनोडीकरण। क्या होते हैं? एनोडीकरण प्रक्रिया को भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर, ठीक है, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग से बचाया जा सकता है, ठीक है, यानी कि उसमें अगर हमने कुछ और धातुएं मिश्रित कर दी, ठीक है, मतलब एक कोई धातु है जो एकदम से संक्षारित हो जाती है, उसे संक्षारित होने से बचाने के लिए उसमें अन्य धातुओं को हमने क्या कर दिया, मिश्रित कर दिया, जिससे वहां पर क्या बनी, एक मिश्र धातु बनी। क्या बनी? मिश्र धातु, जिस पर संक्षारण की प्रक्रिया नहीं हो पाती, ठीक है। तो ऐसा भी हम क्या कर सकते हैं, संक्षारण से वस्तुओं को बचा सकते हैं। तो चौथी विधि क्या थी हमारी? एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग से बचाया जा सकता है, ठीक है। तो ये थी क्या, बचाव विधियां या बचाव के उपाय, किससे? संक्षारण से, ठीक है, नोट करो। तो अब हम बात करते हैं एनोडीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है, इसे समझते हैं जरा ध्यान से। एनोडीकरण की प्रक्रिया क्या होगी, ठीक है, यशत लेपन क्या होगा, मिश्र धातु क्या होगी, इनके बारे में हम बात करेंगे अभी। अब देखो जरा ध्यान से, अब हम बात करते हैं एनोडीकरण की जो प्रक्रिया है ये क्या होती है, ठीक है। एनोडीकरण की जो प्रक्रिया है एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया होती है। इसमें अगर कोई धातु हमारे पास है, उसके ऊपर अगर हम ऑक्साइड की परत बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी धातु है, धातु के ऊपर ऑक्साइड की परत बनाने की जो प्रक्रिया, एक सुरक्षात्मक परत होती है जो उसे संक्षारित होने से बचाती है, ठीक है। तो किसी भी धातु को, ठीक है, अगर किसी भी धातु के ऊपर, ठीक है, ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाई जा रही विद्युत रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा, तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एनोडीकरण। क्या बोलते हैं भैया? एनोडीकरण, ठीक है। तो वही मैंने इसमें देखो लाइन वाइज में लिख रखा, यह एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें किसी धातु, मुख्य रूप से देखो कौन सी धातु होगी, एल्यूमिनियम। कौन सी धातु होगी? एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एनोडीकरण प्रक्रिया क्या होगी, यह एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें किसी धातु, मुख्यतः एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्साइड की मोटी सुरक्षात्मक परत बनाई जाती है, ठीक है। जो एल्यूमिनियम होता, एल्यूमिनियम के ऊपर विद्युत रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, एक मोटी सुरक्षात्मक परत बनाने की जो प्रक्रिया है उसे हम बोलते हैं एनोडीकरण। क्या बोलते हैं भैया? एनोडीकरण, ठीक है। तो ये प्रक्रिया होती है हमारी एनोडीकरण, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से क्या होती है, इंपोर्टेंट होती है, ठीक है, इस पर इंपोर्टेंट लगा लियो, ठीक है। फिर इसके बाद एक और प्रक्रिया होती है, उसका नाम है यशद लेपन। क्या नाम है इसका? यशद लेपन, ठीक है। यशद लेपन भी, ठीक है, संक्षारित होने से बचाने की एक प्रक्रिया होती है धातुओं को, ठीक है। इसमें देखो क्या होगा, यशद लेपन में देखो ये भी एक प्रक्रिया, इसमें देखो यह लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि है, ठीक है। जो लोहा होता है और इस्पात होता है, ठीक है, लोहा धातु और इस्पात धातु को जंग से बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, उनके ऊपर, ठीक है, एक जिंक की पतली परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या बोलते हैं, यशद लेपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? यशद लेपन, ठीक है। तो वही इसमें बताया गया, देखो इसकी डेफिनेशन में, यह है लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की एक विधि होती है, ठीक है। कोई भी लोहा होगा या इस्पात होगा, ठीक है, इनकी जो धातु होती है, लोहे की धातु, ठीक है, एवं इस्पात धातु जो होती है, उनके ऊपर अगर हम जिंक की पतली परत चढ़ा रहे, तो वो जो प्रक्रिया, जिंक की पतली परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या बोलते हैं, यशद लेपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? यशद लेपन। दोबारा रिपीट करा देखो मैं जरा ध्यान से, यशद लेपन की डेफिनेशन क्या? यह लोहे एवं इस्पात को जंग से, ठीक है, मतलब उसे खराब होने से बचाने के लिए, ठीक है, यह लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की एक विधि होती है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, यशद लेपन। क्या बोलते हैं भैया? यशद लेपन, ठीक है। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा, ठीक है, उसे बोलते हैं मिश्र धातु।
क्या बोलते हैं भैया? मिश्र धातु। इसके बारे में हम बात करते हैं, मिश्र धातु क्या होती है। ठीक है, तो मिश्र धातु देखो क्या होगा। मिश्र धातु क्या होता है? दो या दो से अधिक, हमने कोई भी धातु ली, दो या दो से अधिक धातु ली और उन्हें हमने क्या करा, मिश्रित किया, मिला करके एक नई धातु बनाई। दो या दो से अधिक धातु को मिला करके अगर हम एक नई धातु बना रहे, ठीक है, तो उनका हमें एक समांगी मिश्रण अगर प्राप्त हो रहा है, यानी कि पहली धातु दूसरी धातु में अगर समान रूप से मिल जा रही, मिलने के पश्चात जो मिश्रण प्राप्त होता है वहां, ठीक है, उसे बोलते हैं मिश्र धातु। क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। तो मिश्र धातु क्या होगी? दो या दो से अधिक धातुओं का एक समांगी मिश्रण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मिश्र धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मिश्र धातु। ठीक है, इसकी अन्य डेफिनेशन ये भी हो सकती है, कोई एक अधातु और कोई एक धातु आपस में समांगी मिश्रण अगर बना करके एक नई धातु का निर्माण करती है, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं? मिश्र धातु बोलते हैं। देखो जरा ध्यान से देखो, डेफिनेशन में यही बताया गया है, दो या दो से अधिक धातुओं के मिलाने से प्राप्त समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक धातुओं के मिलाने से प्राप्त समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, यानी कि दो धातुओं को समान रूप से मिलाया जा रहा है, किसी अनुपात में मिलाने के पश्चात जो हम धातु प्राप्त हो रहा है, समांगी मिश्रण जो प्राप्त हो रहा है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? मिश्र धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मिश्र धातु। ठीक है, अथवा इसकी अन्य डेफिनेशन ये भी हो सकती है, एक धातु व एक अधातु के समांगी मिश्रण को भी मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, एक धातु हुई और एक अधातु हुई, अगर इनका एक समांगी मिश्रण हमने प्राप्त करा, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं? मिश्र धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? मिश्र धातु। ठीक है, जैसे इसके कुछ एग्जांपल है। पहले नंबर पर आता पीतल। क्या था? पीतल। ठीक है, जो पीतल होता है, ठीक है, ये तांबा एवं जिंक, इन दो धातुओं का एक समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, तांबा एवं जिंक, इनका समांगी मिश्रण, ठीक है, क्या कहलाता है? पीतल कहलाता है। पीतल के बर्तन देखें, ठीक है, तो वो तांबा एवं जिंक का एक समांगी मिश्रण होता है, इनसे मिलकर बना हुआ होता है पीतल। ठीक है, फिर इसी तरीके से होता है कांसा। कांसा भी एक मिश्र धातु है, जो कि तांबा एवं टीन का मिश्रण होता है, एक समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कांसा। क्या बोलते हैं भाई? कांसा। फिर इसके बाद आता है तीसरे नंबर पर स्टील। ठीक है, स्टील भी एक मिश्र धातु होती है, जो बनी हुई होती है लोहा, जिसे आयरन बोलते हैं, एवं कार्बन। ठीक है, ये देखो इसका फॉर्मूला सी लिखा हुआ है। ठीक है, तो लोहा एवं कार्बन की जो मिश्र धातु वो क्या होती है? स्टील होती है। क्या होती है? स्टील। ठीक है, दूसरी यहाँ पर ऐसा बता रखा मैंने, एक धातु व एक अधातु के समांगी मिश्रण को भी हम मिश्र धातु बोलते हैं। तो एक धातु के रूप में देखो यहाँ पर लोहा होता है, ठीक है, अधातु के रूप में होता है कार्बन। इन दोनों का क्या है? ये समांगी मिश्रण, जो कि किसके रूप में प्राप्त हो रहा है? स्टील के रूप में। ठीक है, तो स्टील जो है लोहा एवं कार्बन की एक मिश्र धातु होती है। ठीक है, फिर इसके बाद है सोल्डर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये जितने भी उदाहरण लिखे हुए ना ये पूछ लिया जाता है। पीतल, कांसा, स्टील या सोल्डर, ये किन किन की मिश्र धातु होती है, तो पूछ लिया जाता। ठीक है, इनका ध्यान रख लो, ये किन किन की मिश्र धातु है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सोल्डर की। तो सोल्डर जो होता है वो टीन एवं सीसा, जिसे लेड भी बोलते हैं, टीन एवं सीसा, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होगा पीबी, इन दोनों की एक क्या होती है? मिश्र धातु होती है। ठीक है, तो ये था। तो अब हम बात करते हैं, देखो ये हमारे पास अगला टॉपिक आता है अम्लगम। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में पूछ ली जाती है कि अम्लगम क्या होता है। तो अम्लगम क्या होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। अम्लगम क्या होता है? जो बहुत ही बारीक पिसे हुए अयस्क होते हैं, जो बहुत ही बारीक पिसे हुए अयस्क होते हैं, अगर उनमें हम मरकरी या पारे धातु को मिक्स कर देते हैं, तो मिक्स करने के पश्चात जो हमें मिश्रण प्राप्त होगा, ठीक है, उस बाद में हम बोलेंगे क्या? अम्लगम। क्या बोलेंगे भाई? अम्लगम। ठीक है, देखो इसमें मैंने वही बताया गया, महीन पिसे हुए अयस्क को मरकरी के संपर्क में लाने से उसमें उपस्थित धातु मरकरी से क्रिया करके धातु अम्लगम बनाती है।
क्या बनाती है भैया? धातु अम्लगम। ठीक है, यानी कि जो हमारा बहुत ही बारीक या महीन पिसे हुए अयस्क होते हैं, अगर उनकी क्रिया हम क्या कर रहे हैं, जो मरकरी होती है, पारा होता है, उसके साथ में अगर कराते हैं, ठीक है, तो ऐसा कराने से क्या होगा, जो उसमें उपस्थित धातु होगी, ठीक है, वो मरकरी से क्रिया करके क्या बनाएगी? धातु अम्लगम बनाएगी। ठीक है, वही इसमें बताया गया। देखो, महीन पिसे हुए अयस्क को मरकरी के संपर्क में लाने से उसमें उपस्थित धातु मरकरी से क्रिया करके धातु अम्लगम बनाती है। ठीक है, वास्तव में अम्लगम मरकरी की मिश्र धातु है। ठीक है, जो अम्लगम है ये किसकी मिश्र धातु है? मरकरी की। जो पारा होता है उसकी मिश्र धातु होती है। ठीक है, अम्लगम का आसवन करने से मुक्त धातु प्राप्त होती है। ठीक है, फिर जो अम्लगम है अगर उसका हम आसवन करेंगे, ठीक है, आसवन एक विधि होती है जिससे धातुओं को शुद्ध किया जाता है। ठीक है, उसकी बात की जा रही है। ठीक है, अगर हमने क्या करा, यहाँ पर जो अम्लगम हमें प्राप्त हुआ था, अगर उसका हमने आसवन किया तो आसवन करने के पश्चात हमें क्या प्राप्त होगा? जो मुक्त धातु होगी, ठीक है, वो आसानी से प्राप्त हो सकती है। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ एक अभिक्रिया सी दर्शा रखी मैंने, ये अयस्क का बहुत ही बारीक पिसा हुआ मान लो अयस्क का, ठीक है, इसके साथ में हमने क्या करा? मरकरी को, ठीक है, मिला दिया। फिर इससे हमें क्या प्राप्त हुआ? अम्लगम। क्या प्राप्त हुआ? अम्लगम। इस अम्लगम का फिर हमने क्या किया? आसवन। क्या किया? आसवन। अब जैसे हम इसका आसवन करेंगे, ठीक है, तो आसवन करने से, ठीक है, जो इसमें मरकरी जो पारा था उसकी वाष्प तो बाहर निकलेगी। ठीक है, और जो उसके अंदर हमने यहाँ पर अयस्क मिलाया था, ठीक है, जिस धातु का मतलब जिस जोन किसी भी धातु को प्राप्त करने के लिए उनके अयस्क मैंने बता रखे आप लोगों को। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट। ठीक है, तो बॉक्साइट का अयस्क मान लो यहाँ पर मैंने क्या करा? महीन पीस करके मिला दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मरकरी के साथ मिलाया तो उसका क्या प्राप्त हुआ? हमें अम्लगम प्राप्त हुआ। फिर उसका आसवन किया, तो आसवन करने के पश्चात जो मरकरी की वाष्प वो तो बाहर निकल गई, Hg। ठीक है, यहाँ पर क्या प्राप्त हुई? मुझे जो धातु मुझे प्राप्त करनी थी वो प्राप्त हुई, यानी कि मुक्त धातु प्राप्त होती है अम्लगम का, जैसे ही हम क्या करते हैं? आसवन करते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया थी अम्लगम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका। अब इसके बाद एक नोट पॉइंट है, इसका भी जरा ध्यान रखना। एक नंबर में पूछा जाता है कि जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है? तो बिल्कुल प्योर जो सोना होगा वो 24 कैरेट का होगा। कितने का होगा? 24 कैरेट का। ठीक है, लेकिन जो आभूषण बनाने के लिए, मतलब जो गहने वगैरह बनते हैं, ठीक है, उन्हें बनाने के लिए कितने कैरेट का सोना इस्तेमाल किया जाएगा? तो उसमें वो होगा 22 कैरेट का। कितने का होगा? 22 कैरेट का। 22 कैरेट का होने का मतलब क्या होगा? जो शुद्ध सोना होता है, जिसे 24 कैरेट सोना बोलते हैं, ठीक है, वो बहुत ही क्या होता है? मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, नरम होता है वो जिससे, ठीक है, उसकी कोई भी हम आभूषण नहीं बना पाने के मतलब अगर हमने कोई आभूषण बनाया भी तो वो जल्दी से ही क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा आसानी से, सॉफ्ट होगा, एकदम से खराब होगा। तो उसे कठोर बनाने के लिए उसमें हम क्या करते हैं? या तो चांदी या तांबा, ठीक है, कुछ मात्रा में उसके अंदर हम मिलाते हैं, जिससे वो क्या होता है? कठोर हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर उसी के बारे में बताया गया। शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। यह काफी नर्म होता है। ठीक है, क्या होगा? ये काफी नर्म होगा, मतलब सॉफ्ट होगा। ठीक है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए यह उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है, मैंने बताया था कि ये आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होगा अगर शुद्ध सोने की बात हम करेंगे। ठीक है, इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। ठीक है, मतलब जो शुद्ध सोना है वो 24 कैरेट होता है और वो काफी मुलायम होता है, जिससे उसका जो आभूषण है वो बनाया नहीं जा सकता। तो आभूषण बनाने के लिए इसे मतलब कठोर बनाने के लिए क्या करते हैं? सोना या चांदी का कुछ भाग मिलाया जाएगा इसमें। ठीक है, भारत में अधिकांश आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। ठीक है, भारत के अंदर, ठीक है, मतलब इंडिया के अंदर जो सोना मिलता है, ठीक है, तो उसे बनाने के लिए अधिकांश आभूषण जितने भी बनाए जाते हैं वे 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है उसमें। कितने का? 22 कैरेट।
अब 22 कैरेट का मतलब क्या होगा, देखो यहाँ बताया गया, इसका तात्पर्य यह है कि 22 भाग शुद्ध सोने में, ठीक है, 22 भाग अगर हमने शुद्ध सोने के लिए, ठीक है, तो उसमें 2 भाग हम क्या करेंगे, तांबा या चांदी का मिलाओगे, जिससे वो क्या होता है, कठोर हो जाता है, ठीक है। 22 भाग शुद्ध सोने में 2 भाग तांबा या चांदी को मिलाया जाता है, तब जाकर आभूषण बनता है, ठीक है, जिसे उसे हम बोलते हैं 22 कैरेट सोना, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, ठीक है। इससे आगे जो छोटे मोटे जो बच रहे होंगे, ठीक है, वो टॉपिक मैं आप लोगों को कल कराऊंगा, ठीक है। नोट करो।